अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कतर में होने वाला फीफा वर्ल्ड कप मुकम्मल हो गया। अर्जेंटीना ने जीत लिया, फ्रांस की फाइनल में हार हो गई और हार और जीत हर मैच में होना यकीनी होता है, इसलिए मुझे लगता है ये कोई बड़ी खबर नहीं है। और जिन टीमों ने जीता है वो कोई नई टीम नहीं है, कोई पहली मरतबा इनको जीत हासिल नहीं हुई है, बल्कि अर्जेंटीना ने पहले भी 2 मरतबा फाइनल में जीत हासिल कर रखी थी। फ्रांस को भी 2 मरतबा पहले जीत मिल चुकी थी, चौथी मरतबा फ्रांस ने फाइनल में जगह बनाई थी। इसलिए कोई अमेजिंग खबर नहीं है, कोई हैरान करने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कोई हैरान करने वाली बात है, किसी भी मुल्क को फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फातिह करार दिया जा सकता है, किसी को हम विनर कह सकते हैं, तो मुल्क कोई और है। कौन हो सकता है मुल्क? कमेंट सेक्शन में आप जरूर जवाब दीजिए कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का असल विनर और असल चैंपियन किसको कहा जा सकता है। मेरा ख्याल है कि असल चैंपियन वर्ल्ड कप 2022 का कतर है, और कतर क्यों है उसको हम आगे बताने जा रहे हैं, एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ हम आपको बता देते हैं कि अगर फाइनल में कोई टीम जीतती है, फातेह बनती है, तो उसके अलावा पूरी टीम में एक खिलाड़ी होता है, एक प्लेयर होता है जिसको प्लेयर ऑफ द मैच कहा जाता है, कई मरतबा मैन ऑफ द मैच का एजाज़ दिया जाता है। और इस पूरे फीफा वर्ल्ड कप में अगर किसी देश को आप प्लेयर ऑफ द मैच का एजाज़ दे सकते हैं, तो वो देश अरब का ही एक छोटा सा है जो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहा है। कौन ये देश है? ये देश कौन है? इस देश का नाम क्या हो सकता है? कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। वो देश मेरी नज़र में कौन है और क्यों है, उसकी वजह मैं आगे बताऊंगा। अभी बात कर लेते हैं कि कतर कैसे चैंपियन है। कतर एक अरब मुल्क है, छोटा सा रकबा है, दुनिया की आलमी ताकतों में इसकी कोई हैसियत नहीं, कोई पहचान नहीं। इसके बावजूद फीफा का मुकाबला इसने अपने यहाँ कराने का फैसला किया। फीफा की अक्सरियत यानी फीफा गवर्निंग काउंसिल में अक्सर लोगों ने कतर के हक में वोट किया और इस तरह फैसला हुआ कि साल 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर में होगा। कतर ने उसके लिए तैयारी शुरू की, 8 खूबसूरत स्टेडियम बना लिए, 100 उन्होंने होटल बनाए, एक मेट्रो लाइन बनाए, एयरपोर्ट बनाया और 220 बिलियन से ज़्यादा का एक तरह से उन्होंने बजट इस पर लगा दिया। कहा जा रहा है कि $300 बिलियन इस पर कतर ने खर्च किया है। और अब तक फीफा के मुकाबलों में जितने खर्च हुए, यानी 1930 से लेकर के 2018 तक के मैचेस पर जितने खर्च हुए, उस पूरी रकम को एक तरफ रखिए और कतर के सिर्फ इस मुकाबला में होने वाली रकम को एक तरफ रखिए, तब भी वो जो पूरी रकम है, यानी पूरे 19 मैचों की जो रकम है, वो 40% से भी कम होती है, यानी 60% ज़्यादा लगा अकेले इस मैच पर। लेकिन सवाल यह है कि कतर ने सब क्यों किया? दरअसल कतर ने पूरी दुनिया को अरब और इस्लाम की तहजीब से वाकिफ़ कराने के लिए किया। उनको ये बताया कि इस्लाम क्या है, अरबों की सकाफ़त क्या है, उसे करीब से आकर के देखो। और यही हुआ भी है। कतर के जो ज़िम्मेदार हैं, जो वहाँ के अमीर हैं, जो दूसरे रहनुमा हैं, वह बाज़ाब्ता कहने लगे हैं कि कतर में इस फीफा वर्ल्ड कप को कराने का मकसद यही था कि पूरी दुनिया को नज़दीक से इस्लामी तहजीब और सकाफत को दिखाना, और उसमें हम कामयाब रहे हैं। और इसी चीज़ को भांप लिया था यूरोप की मीडिया ने, अमेरिका की मीडिया ने और भारत के कुछ चैनलों ने भी। इसलिए उनके खिलाफ हंगामा किया गया, कतर को बदनाम करने की कोशिश की गई, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन का इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन कतर ने किसी की मुखालफत नहीं की। अब अंदाज़ा लगाइए कतर के इम्पोर्टेंस का, या कतर ने किस तरह मजबूर किया फीफा की काउंसिल को कि फीफा का जो मैच होता है वो अमूमन जून और जुलाई में होता है, लेकिन कतर का जो मौसम है जून और जुलाई का, वो फुटबॉल के लिए सूटेबल नहीं था। चुनांचे कतर ने कहा कि नवंबर और दिसंबर में मैच होना चाहिए, और फीफा ने तस्लीम की कतर की शर्त और कहा ठीक है, नवंबर और दिसंबर में होगा। इसके अलावा कतर ने आखिर यानी फाइनल का मैच 18 दिसंबर को शेड्यूल किया अपने जश्न को दोबाला करने के लिए। 18 दिसंबर को कतर अपना कौमी डे मनाता है, नेशनल डे मनाता है, और उसी दिन फाइनल रखा गया। तो इस तरह कतर में जश्न दोबाला हो गया। कतर में होमोसेक्सुअलिटी या लवातत कह लीजिए, या उसी को हम जिन्स परस्ती कह लीजिए, उस पर पाबंदी आयद है, इस्लाम के खिलाफ है, और कतर इस कानून पर सख्ती से अमल करता है। फुटबॉल के जो बड़े बड़े स्टार खिलाड़ी हैं, वो सब होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करते हैं, वो सब इसी में मुलव्विस हैं, और वो सब इसको ह्यूमन राइट्स से जोड़ते हैं, यानी हुकूक इंसानी का मसला बना रखा है।
कतर पर दबाव डाला गया कि आप होमोसेक्सुअलिटी को इस मैच की वजह से ख़त्म कर दीजिए, इस कानून पर पाबंदी आप हटा लीजिए। कतर ने कहा कि हम इस पाबंदी को ख़त्म करने वाले नहीं हैं। 28 दिनों के मैच के लिए हम इस्लाम के कानून को तब्दील नहीं कर सकते हैं, हमारी इसी शर्तों के साथ आना होगा और पूरी दुनिया को मजबूर होना पड़ा कतर में मैच खेलने के लिए। कतर ने शराब पर भी पाबंदी लगा दी। कतर ने कहा कि मैच खेलते वक्त, मैच देखते वक्त किसी को स्टेडियम में शराब पीने की इजाज़त नहीं होगी। बहुत दबाव के बाद कतर ने सिर्फ इतनी इजाज़त दी कि स्टेडियम में शराब की एक दुकान खोली जाएगी, लेकिन मैच शुरू होने से 3 घंटा पहले शराब पीना होगा और मैच ख़त्म होने के 1 घंटा बाद शराब पीने की इजाज़त दी जाएगी। इस बीच में कहीं भी शराब पीने की इजाज़त नहीं होगी, पब्लिक प्लेस में शराब पीने की इजाज़त नहीं होगी। कतर ने एक और पाबंदी लगा दी और कहा मैच देखते वक्त किसी को टी शर्ट उतारने की इजाज़त नहीं होगी। अमूमन फुटबॉल के मैचेस में ये होता है। इस मैच में भी कुछ लोगों ने कोशिश की और कतर ने उनको जेल भेज दिया है। आगे हम तफसील बताएंगे उसकी। तो बहरहाल कुछ लोग क्या करते हैं कि जब फुटबॉल का मैच होता है, जोश मारता है, तो वो अपनी टी शर्ट को उतार देते हैं, जश्न मनाने लगते हैं। कतर ने कहा कि किसी को भी टी शर्ट उतारने की इजाज़त नहीं होगी। लड़कियों के बारे में कानून बनाया गया और कहा गया लड़कियों हो या लड़की हो, किसी को भी शॉर्ट कपड़ा पहनने की इजाज़त नहीं होगी कि कोई बिकनी में आ जाए, कोई बड़ा पहन करके आ जाए, कोई जिस तरह का लिबास चाहे पहने और स्टेडियम में आकर आ जाए, मैच देखे, ऐसा करने की इजाज़त नहीं होगी। बल्कि बदतमीज़ यानी ऐसा लिबास, ऐसा पोशाक पहनना पड़ेगा जिसमें पूरा बदन ढपा हुआ हो। कोई ऐसा वैसा लिबास पहनने किसी को नहीं दिया जाएगा। यूरोप और अमेरिका के लोग तो खासतौर पर बहुत ही शॉर्ट लिबास पहनते हैं। लड़कियां और बूढ़ी बूढ़ी हो जाती है औरतें, लेकिन शॉर्ट लिबास वो पहनती है, चड्डी पहन लेती है, हाफ पैंट पहन लेती है, बिकनी पहनकर घूमने लगती है। और जो दूसरे फीफा के वर्ल्ड कप या टूर्नामेंट को आप देखेंगे, ब्राज़ील को देखिए, रूस को देखिए, या इटली में हुआ, जर्मनी में हुआ, तो वहाँ शायकीन में इसी तरह का ड्रेस पहने हुए आपको लोग नजर आएंगे। लेकिन कतर ने कहा हमारे यहाँ इस तरह का ड्रेस पहनने की इजाज़त नहीं होगी और पूरी दुनिया ने कतर के इस उसूल को भी तस्लीम किया। यूरोप, अमेरिका और जहाँ से भी कतर में लोग मैच देखने आए थे, सब ने इसका एहतराम किया और फुल ड्रेस पहन करके आए। दीपिका पादुकोण, जिसकी हिंदुस्तान में मुखालफत हो रही है बिकनी पहनने की वजह से, बिकनी पहन करके उसने फिल्म बनाई है। दीपिका पादुकोण को कतर ने एजाज़ दिया और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को इन्हीं के ज़रिए अनवील किया, नकाब कुशाई कराई। लेकिन वहाँ भी दीपिका पादुकोण बड़े महज़ब अंदाज में लिबास पहनी हुई है। इनके लिबास को देखिए कितना महज़ब इनका लिबास है। कोई बिकनी, कोई चड्डी इन्होंने नहीं पहन रखा है, ना कोई जो इंडियन एक्ट्रेस का जो लिबास होता है कि वो स्कर्ट पहनना या जीन्स पहनना, उस तरह के लिबास में नहीं, बल्कि पूरी तहजीब और सकाफत के साथ लिबास में खड़ी है दीपिका पादुकोण। तो ये कतर ने क्या है। उसके अलावा कतर ने कई सारी और भी पाबंदियां लगा दी। कतर ने कहा कि आप स्टेडियम में किसी के साथ किस नहीं कर सकते हैं, किसी के साथ वो हक करना, गले मिलना जो होता है उमूमन यूरोपियन कल्चर है, उस तरह की फहाशी पर कतर ने पाबंदी लगा दी। उसके अलावा कतर ने इस दौरान क्या किया, इस्लामी तालीमात को आम किया। जगह जगह हदीस को डिस्प्ले किया गया, कुरान की आयत को डिस्प्ले किया गया और बताया गया कि इस्लाम क्या कहता है, कुरान क्या कहता है। जुमा का जब वक्त हुआ तो स्टेडियम के बाहर बाज़ाब्ता नमाज का एहतमाम किया गया। उसके अलावा कतर की जो बड़ी बड़ी मसाजिद हैं वहाँ लेक्चर का एहतमाम किया गया। दुनिया भर से स्कॉलर्स और दाइयों को बुलाया गया। डॉक्टर जाकिर नाइक को भी कतर ने बुलाया और इस तरह एक मैसेज दिया इस्लाम के बारे में, दुनिया को बताया कि इस्लाम क्या कहता है। खुद फीफा वर्ल्ड कप का जो आगाज़ हुआ था, यानी ओपनिंग सेरेमनी का आगाज़ कतर ने कुरान करीम की तिलावत से किया और पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि तमाम इंसान बराबर हैं, किसी को किसी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। अगर किसी को किसी पर फ़ौक़ियत दी जा सकती है तो महज तक़वा की बुनियाद पर, यानी इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। तो कतर ने यह शानदार मैसेज दिया, कुरान करीम की आयत से फीफा वर्ल्ड कप का आगाज़ किया। ये सबसे बड़ा मैसेज कतर ने दिया। उसके अलावा एक और चीज़ हुई कि काफ़ी तादाद में लोगों ने वहाँ इस्लाम भी कबूल किया है। कुछ की वीडियोस वायरल हुई है, कुछ की वीडियो और भी वायरल हो सकती है और धीरे धीरे सारी तफसील सामने आएगी कि कतर में क्या क्या हुआ है। इस दौरान इस तरह की वीडियोज़ भी सामने आई है कि जो वहाँ के लोग हैं, यानी यूरोप और अमेरिका के जो लोग मैच देखने आए थे कतर में, उन्होंने बुर्का पहना, हिजाब पहना, कतर की जो तहजीब और सकाफ़त है उसको अपनाने की कोशिश की। कतर की जो ख़वातीन हैं, जो अरब लेडीज़ थी, उन्होंने भी जगह जगह दुनिया भर से आई ख़वातीन को खजूर तकसीम किया, उनको पानी पिलाया, रास्ते पर उन्होंने स्टॉल लगाए और उन्हें हिजाब भी पहनाया, यानी अपनी तहजीब उन्हें दिखाई और उन्होंने इस तहजीब को अपनाने की कोशिश की। इससे पहले भी कई वीडियो में हमने दिखाया कि यूरोप और अमेरिका की कई सारी स्टार्स थी या कई सारी जो एक्ट्रेस है तो मैच देखने गई तो उन्होंने मैच देखते वक्त हिजाब पहना। हालांकि हिजाब पहनना वहाँ बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं था, इख्तियार था, जो लिबास चाहिए
नहीं पहनिए, आपकी अपनी मर्जी है, बस तमीज़ वाला लिबास पहनना है। ऐसा लिबास नहीं पहनना है जिसमें आपका पूरा बदन ही दिखाई दे। चुनांचे इसके बावजूद यूरोप और अमेरिका की एक्ट्रेस ने हिजाब पहन करके मैच देखा, नहीं अपने आप को उन्होंने फ़ख्र महसूस किया, अरब और इस्लाम के तहजीब को इज्जत दी और इस तहजीब को अपनाने की कोशिश की। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि जो कतर है विनर है और वही कतर चैंपियन है, क्योंकि उसने अपने मकसद में कामयाबी हासिल की। और जो सबसे बड़ी कतर की कामयाबी है वो ये कि फीफा के सदर गियानी इन्फैंटिनो ने एतराफ़ किया कि अब तक जितने टूर्नामेंट हुए हैं, यानी फ़ुटबॉल के जितने मैचेस हुए हैं, उनमें सबसे कामयाब ये मैच रहा हर एतबार से। पहली मरतबा तमाम बर्रे आज़मों की टीम ने क्वार्टर फाइनल से पहले राउंड ऑफ 16 यानी प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, जिससे पहले कभी नहीं हुआ। और इस तरह हम ये साबित कर सकते हैं कि फ़ुटबॉल वाकई में एक आलमी खेल है, इंटरनेशनल खेल है और पूरी दुनिया के लोगों की इसमें दिलचस्पी है। फीफा के सदर ने दूसरा एतराफ़ ये किया कि अब तक जितने मैचेस हुए हैं उससे ज़्यादा विजिटर्स शायकीन कतर में आए हैं। इस बात का नहीं, एक शायकीन दो तरह के होते हैं। कुछ लोग वो हैं जो अपने घरों में बैठकर देखते हैं, स्टेडियम में देखते हैं, और क्या बोलते हैं कि 95% तादाद तो ऐसी लोगों की होती है, लेकिन 5% लोग स्टेडियम में जाते हैं। तो जो लोग स्टेडियम में गए हैं, जो लोग कतर में जाकर के मैच को देखने वाले हैं, उनकी तादाद भी पिछले तमाम मैचेस से ज़्यादा है। 40 लाख को ये तादाद क्रॉस कर गई। इससे पहले की जो तादाद है वो 33 लाख थी रोज़ की। तो इस एतबार से भी मैच कामयाब रहा। सबसे ज़्यादा अर्निंग हुई है फीफा को इस मैच में, इस वजह से भी कतर का एक कामयाब तरीन मैच रहा। और भी कई सारी बातें हैं। जो आखिरी बात हुई वो ये कि कतर ने जब लियोनेल मेसी को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हवाले किया तो लियोनेल मेसी ने जो अरब का ट्रेडिशनल लिबास है, यानी काले रंग का पोशाक या जुब्बा, उसको पहनाया। और ये भी एक मैसेज गया कि अरब ने अपनी तहजीब से उन्हें वाकिफ कराया, उन्हें एजाज़ दिया अपनी तहजीब के साथ, और लियोनेल मेसी ने भी खुशियों के साथ इसको पहना। यह अलग बात है कि कुछ लोगों ने यहाँ पर भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की। ये तो बात हुई कतर की कि कतर फीफा वर्ल्ड कप 2022 का चैंपियन क्यों है, विनर क्यों है। लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच कौन है? कमेंट में आपने लिख दिया होगा, हो सकता है किसी ने सऊदी का नाम लिखा होगा, किसी ने मोरक्को का नाम लिखा होगा, किसी ने ईरान का भी नाम लिख दिया होगा। लेकिन मैं मानता हूं कि जो प्लेयर ऑफ द मैच है वो देश है फ़लस्तीन। इस मैच में 32 टीमों ने खेला, 48 से ज़्यादा मैचेस खेले गए, लेकिन तमाम मैचेस में फ़लस्तीन एक वाहिद मुल्क था दुनिया का जिसका झंडा लहराया गया। अर्जेंटीना की टीम का मैच था तो अर्जेंटीना का झंडा लहराया गया, उसका जिस टीम से मैच हो रहा था उसके झंडे लहरा रहे थे। कतर का मैच हुआ तो उसका झंडा लगाया गया, सऊदी अरब का मैच हुआ तो उसका झंडा लहरा रहा था, इटली का मैच हुआ, हालांकि इटली तो इस टूर्नामेंट में नहीं थी, जर्मनी का मैच हो रहा था, उसके झंडे लहरा रहे थे। लेकिन फ़लस्तीन वाहिद एक मुल्क था जिसका झंडा तमाम मैचेस में, टूर्नामेंट के तमाम खेल में शायकीन ने लहराया। और शायकीन ने लहराया तो उसको सिर्फ हम और आपने नहीं देखा बल्कि पूरी दुनिया ने देखा। अमूमन क्या होता है कि स्टेडियम में जाने वालों की तादाद 80,000 या 40,000 होती है। लोसेल स्टेडियम में जो स्पेस था वो 80,000 के करीब का था। आखिरी मैच में 88,000 लोग वहाँ मौजूद थे। दूसरे स्टेडियम में 40,000, 45,000, अलबैत स्टेडियम में 60,000 की जगह थी। तो इतने ही लोग होते हैं वहाँ जाकर के, कोई भी कुछ भी कर सकता है। कई लोग जाते हैं, अपना झंडा दिखाते हैं, कुछ भी करते हैं, रील बनाते हैं, तस्वीर बनाते हैं, सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। जो दूसरे लोग टीवी चैनलों पर मैच को देखते हैं उनको पता नहीं चल पाता है कि क्या हो रहा है। लेकिन फ़लस्तीन का झंडा जब स्टेडियम में लहराया जाता था तो बाज़ाब्ता टीवी चैनल पर भी वो नजर आता था। और 5 बिलियन से ज़्यादा फीफा के व्यूवर्स होते दुनिया भर में। इस मरतबा तो मुझे लगता है कि 7 मिलियन हो गए होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लोगों में क्रेज़ था। 5 बिलियन का ये पिछला रिकॉर्ड है। अब जब इतने लोग दुनिया भर में टीवी चैनलों के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए या स्क्रीन लगा करके स्टेडियम में फीफा को देखते हैं और उन सब पर जब फ़लस्तीन का झंडा उनको लहराता हुआ नजर आ रहा था तो यकीनी तौर पर उन्होंने सोचा होगा कि फ़लस्तीन क्या है, क्यों फ़लस्तीन का झंडा लहरा रहा है। फ़लस्तीन एक ऐसा मुल्क है जिस पर 1948 में इसराइल ने कब्ज़ा करके अपना मुल्क बना लिया और फ़लस्तीनियों का मुल्क उन्हीं की सरजमीन पर छीन लिया। यानी कह लीजिए कि ये मिल्लत टाइम्स है, मिल्लत टाइम्स पर किसी ने कब्ज़ा किया, उस पर अपना नाम चढ़ा लिया और कह दिया कि ये हमारा चैनल हो गया। ऐसा ही कुछ फ़लस्तीन के साथ हुआ। यहूदी आया यूरोप और अमेरिका से और उन्होंने यहाँ पहले ज़मीनें खरीदी, फ़लस्तीनियों ने रहने की इजाज़त दी, कहा ठीक है तुम्हारे पास घर नहीं है तो तुम किराए पर लेकर के रह लो, अपने यहाँ घर बसा लो। उसके बाद इसराइल
इसराइल ने साजिश रची, अक़वाम मुत्तहिदा ने भी उनको सपोर्ट किया, अमेरिका बरतानिया ने भी सपोर्ट किया और यहूदियों ने मिलकर के कहा कि अभी इसराइल होगा, हमारा मुल्क होगा, हम हुकूमत करेंगे और फ़लस्तीनियों को उनके घरों से बाहर कर दिया, मस्जिद अक्सा पर कब्जा कर लिया। 70 साल से ज़्यादा हो गया, यानी कह लीजिए 76 साल हो गए हैं फ़लस्तीनी मुसलमान आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिल रही है, बल्कि वो दुनिया को ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमारी ज़मीन छीन ली गई है, तो ये बात भी नहीं सुनी जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा में उन्हें बोलने तक का मौका नहीं दिया जाता है। अभी तक अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन को एक आज़ाद मुल्क के तौर पर तस्लीम नहीं कर रखा है, लेकिन इन सब के बावजूद फ़लस्तीन ने पूरी दुनिया में अपना पैगाम पहुँचाया कि हम मज़लूम हैं, हमारी ज़मीन छीन ली गई है, हम आज़ादी चाहते हैं और फ्री पैलेस्टाइन के खूब नारे लगाए गए। फीफा के जो मेंबर्स यानी फीफा जो सबसे बड़ी फुटबॉल की इंटरनेशनल काउंसिल है, तकरीबन 211 ममालिक फीफा के मेंबर्स हैं। फीफा जिनको हर तरह का सपोर्ट करती है, उसी बुनियाद पर फुटबॉल की वर्ल्ड रैंकिंग तय की जाती है कि कौन टीम कितने नंबर पर है। जो टीम क्वालिफाई कर लेती है उसे फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट खेलने का मौका दिया जाता है। 211 टीमों में फ़लस्तीन शामिल नहीं है, खेलने वाली टीमों में भी फ़लस्तीन शामिल नहीं था। इसके बावजूद हर टीम में हर मैच में फ़लस्तीन का झंडा लहराया गया, फ्री पैलेस्टाइन के नारे लगाए गए और इसी चीज़ ने फ़लस्तीन को प्लेयर ऑफ द मैच बना दिया। और ख़ास तौर पर जब लोग अपने घरों में, जर्मनी में, अर्जेंटीना में, फ्रांस में, अमेरिका में, हिंदुस्तान में मैच देख रहे थे और टीवी चैनल पर जब गोल होता था अर्जेंटीना का, लेकिन अर्जेंटीना के शायकीन जब अपना झंडा लहराते थे तो उसी में फ़लस्तीन का झंडा भी नज़र आता था। मोरक्को का मैच होता था, जब मोरक्को के खिलाड़ी गोल हो जाने पर, जब मोरक्को के फैंस गोल हो जाने पर अपने मुल्क का झंडा लहराते थे तो उसमें 2-4 जगह पर फ़लस्तीन का झंडा भी नज़र आ जाता था। फ्रांस के खिलाड़ी जब अपने मुल्क का झंडा लहराते थे गोल होने पर अपनी टीम की बरतरी पर, तो उस वक्त फ़लस्तीन का झंडा भी नज़र आता था और टीवी चैनलों के स्क्रीन पर ये नज़र आता था। तो ये फ़लस्तीन की सबसे बड़ी कामयाबी है, या कह लीजिए कतर ने इस पूरे मैच में फ़लस्तीन के मुद्दा को एक मरतबा फिर ज़िंदा कर दिया है, आलमी मुद्दा बना दिया है और दुनिया को बता दिया है कि फ़लस्तीन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया गया है, जिसको आज़ाद कराना ज़रूरी है। मोरक्को, ईरान और कई सारे मुल्कों की टीम ने तो जीत के बाद बाज़ाब्ता फ़लस्तीन के झंडे के साथ ग्राउंड पर पहुँच कर जश्न मनाया। मोरक्को के खिलाड़ी ने तो फ़लस्तीन का जो झंडा है उसको अपने बदन में लपेट लिया। सऊदी अरब के खिलाड़ियों ने भी ऐसा ही किया, मुस्लिम देशों के खिलाड़ियों ने भी ऐसा ही किया। उसके अलावा जो लोग मैच देखने जाते थे और बड़े बड़े जो बड़ी बड़ी एक्ट्रेस हैं, जो बड़े बड़े एक्टर हैं, स्टार हैं, या सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर है, एक्टिविस्ट है या बड़े बड़े जर्नलिस्ट है, वो लोग भी जब फीफा वर्ल्ड कप देखने गए स्टेडियम में तो उन लोगों ने अपने हाथों में फ़लस्तीन का झंडा ले रखा था, फ़लस्तीन का फ्लैग वो लहरा रहे थे और इस तरह उन्होंने फ़लस्तीन को सपोर्ट किया, फ़लस्तीन की आवाज़ बुलंद की। एक दो नहीं बल्कि ऐसे दसियों जो सेलिब्रिटीज़ हैं उन लोगों ने फ़लस्तीन की आज़ादी की आवाज़ बुलंद की कतर में, और इसी वजह से एक मैसेज गया कि फ़लस्तीन का मुद्दा भी ज़िंदा है और फ़लस्तीन पर ज़बरदस्ती इसराइल ने कब्ज़ा कर रखा है। मोरक्को की जिन टीमों की जीत हुई उसका भी जश्न फ़लस्तीन में बड़े पैमाने पर मनाया गया, बड़ा जोश और खरोश नज़र आ रहा था। गज़ा पट्टी में भी, मकबूजा फ़लस्तीन में भी और हर जगह, और एक तरह से मोरल सपोर्ट भी किया गया। इसराइल की टीम भी शामिल नहीं, हालांकि इसराइल के सहाफ़ी भी कवरेज करने गए थे और आपने देखा होगा कई सारे वीडियोज़ में सोशल मीडिया पर भी इसराइल के सहाफ़ी को बहुत ज़्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ा। लोगों उन्होंने धुतकार दिया, बात करने से इनकार कर दिया। कई लोगों ने कहा कि तुम फ़लस्तीनी हो, इसराइल तो है ही नहीं, ज़बरदस्ती फ़लस्तीन को इसराइल बना दिया गया है। तो पूरे कतर में इसराइल को बेइज्जती का सामना करना पड़ा, उनकी तज़लील हुई, दूसरी तरफ फ़लस्तीन की तारीफ हुई। तो आखिरी और हतमी बात यह रही कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का कतर में इख्तिताम हो गया और असल चैंपियन बना कतर और प्लेयर ऑफ द मैच रहा फ़लस्तीन। आप इस बारे में क्या कह सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर अभी तक आपने मिलिया टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, फेसबुक पर फॉलो कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कीजिए और हमारे चैनल के मेंबर भी बन जाइए, ज्वाइन पर क्लिक करके। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।